इस पार्ट में हमने जेड डायनेस्टी के आखिरी जितने भी न्यू एपिसोड्स आए थे सभी एपिसोड कवर कर दिए हैं, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। हालांकि इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम पिछले पार्ट का रिकैप देख लेते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि जिन एक विलेज में आकर छिप गई थी, जिस चीज का पता फैंगजियन वैली को लग चुका था, इसलिए ली अपने एक साथी के साथ यहाँ जिन को पकड़ने के लिए आता है। अभी उसके साथ लू भी आई हुई थी। अब वो प्लान करते हैं कि वो रात के टाइम जिन को पकड़ेंगे, जिससे वो भीड़ में छुपकर भाग ना पाए। वैसे इन्हें नहीं पता कि जाओ फेंग भी यही आया हुआ है। अब जब रात के समय ये लोग जिन को ढूंढ लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तभी जाओ फेंग इनका रास्ता रोक लेता है। जिसके बाद यहाँ ली जिन का पीछा करने लगता है और लू जाओ फेंग को रोकने के लिए वहीं रुक जाती है। अभी दूसरी तरफ जब जिन और ली की फाइट होती है तो जिन ने ली को हरा दिया था और बाद में वो बचकर चली भी गई थी। वैसे अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हमें एक काबिले को दिखाया जाता है, जहाँ सभी मेंबर्स अभी किसी वॉर की तैयारी कर रहे थे। इस काबिले को बियर क्लैन के नाम से जाना जाता है। वैसे अब तभी यहाँ एक लड़का आता है जो कि पहले इसी क्लैन का मेंबर हुआ करता था, लेकिन विचक्राफ्ट को सीखने के लिए ये अपने क्लैन को छोड़कर चला गया था। हालांकि अब इन क्लैन मेंबर्स को खबर मिली है कि ये फिर से उनके क्लैन में ज्वाइन हो चुका है, क्योंकि इसने विचक्राफ्ट सीख ली है। लेकिन अभी हर किसी को इस चीज पर यकीन नहीं है और इसी वजह से वहाँ बैठा एक दूसरा मेंबर इस लड़के से बोल पड़ता है कि 2-4 मैजिक ट्रिक सीख लेने से तुम शमैन नहीं बन सकते। वैसे शमैन का मतलब एक अच्छे जादूगर से है, पर अब इतना सुनकर वो लड़का यहाँ आकर अपने मैजिक का एक नमूना दिखाता है और कुछ पॉइजनस स्नेक्स जो कि उसने ब्लैक मैजिक से बनाए थे उन्हें उस दूसरे लड़के की तरफ छोड़ देता है। अभी वो लड़का चीख रहा था, इसलिए बाद में वो उस पर से उस मैजिक को हटा देता है। लेकिन इससे सभी लोग डर गए थे और समझ गए थे कि इसने विचक्राफ्ट को मास्टर कर लिया है। अब यहाँ अथाई अपने लीडर के पास आता है और कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि हम फिर से उस आर्टिफैक्ट को वापस लें। यहाँ इस क्लैन का कोई आर्टिफैक्ट किसी दूसरे क्लैन के पास है और ये उसे लेना चाहते हैं। अब ये तो नहीं पता कि वो इसी क्लैन का आर्टिफैक्ट है या नहीं, पर इसके लिए वो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं। वैसे ये जानते हैं कि वो दूसरा क्लैन इतना कमजोर नहीं है। और साथ ही कमाल की बात ये है कि जाओ फेंग और ज़ियाओ बाई भी अभी उस दूसरी क्लैन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। वैसे तभी लीडर कहता है कि उस दूसरे क्लैन का ग्रेट शैमैन बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसके पास सॉर्सरी मैजिक की पावर है। क्या तुम्हें लगता है कि हम उसे हरा पाएंगे? इस पर अथाई बहुत कॉन्फिडेंस से कहता है कि हम इस बार नहीं हारेंगे, जो सुनकर सभी मेंबर्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो सभी जोर जोर से उनके क्लैन का नाम चिल्लाने लगते हैं। अभी वो सब वॉर के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, पर फिर यहाँ से सीन चेंज हो जाता है और अब हम यहाँ जाओ फेंग और लू के पास आ जाते हैं। वो दोनों अभी आमने सामने थे। हमें लगा था कि उनके बीच फाइट होगी, लेकिन लू अभी लड़ना नहीं चाहती थी, बल्कि वो जाओ फेंग से पूछती है कि क्या तुम जिन को जानते हो, जिस पर जाओ फेंग हाँ करता है। अब लू पूछती है कि क्या तुम तब से उसी के साथ थे, जिस पर जाओ फेंग कहता है कि नहीं, वो अभी अभी यहाँ आई है और उसे ये बात पता भी नहीं थी कि वो भी यहाँ है। वैसे अब लू कहने लगती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, जिस पर जाओ फेंग हाँ कर देता है और बाद में वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अब उसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ ज़ियाओ बाई भी अभी इन्हें ही देख रही थी। वैसे यहाँ आगे बैठे हुए अभी लू उस कंपटीशन की बात करती है जब जाओ फेंग और लू की पहली बार फाइट हुई थी। जाओ फेंग को भी वो कंपटीशन याद था, लेकिन अभी लू उस कंपटीशन की बात इसलिए कर रही थी क्योंकि तब वो हार गई थी और ये बात सच भी थी। वैसे अब जाओ फेंग कहता है कि नहीं, तब तुम मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर थी, पर लू कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम तब पीछे हट गए थे। मैंने ये बात तब किसी को नहीं बताई क्योंकि मेरे मास्टर को मुझ पर पूरा भरोसा था और अगर मैं ये कहती कि मैं हार गई तो उन्हें दुख होता। अब जाओ फेंग कहता है कि अब तुम्हें इस बात को भूल जाना चाहिए क्योंकि इस बात को 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। पर तभी लू कहती है कि मैं इस बात को तो भूल जाऊंगी, पर मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। ये सुनकर जाओ फेंग बहुत ज्यादा हैरान था। लू यहाँ उसे अपने साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लाई थी, क्योंकि लू ये बात जानती है कि जाओ फेंग और वो अब साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जाओ फेंग अब डेमन बन चुका है और वो डेमन क्लैन का मेंबर है और जाओ फेंग के साथ के लिए उसे भी डेमन क्लैन ज्वाइन करना होगा, क्योंकि जाओ फेंग अब लौट कर नहीं आ सकता। लेकिन वो भी अपने मास्टर और क्वीन यूसेक को धोखा नहीं दे सकती। इस वजह से वो जाओ फेंग के सामने एक लाइन खींचते हुए कहती है कि ये हमारी शायद आखिरी मुलाकात थी। अगली बार से अब जब हम मिलेंगे तो दोस्त की तरह नहीं मिलेंगे। और इसके बाद अब वो लाइन की दूसरी तरफ जाकर वहाँ स्वॉट डांस करने लगती है, जिस दौरान उसे जाओ फेंग के साथ बिताए अपने सारे पल याद आ रहे थे। लेकिन वो स्वॉट डांस से वो सारी मेमोरीज डिस्ट्रॉय कर रही थी।
वैसे यहाँ जाओ फेंग भी इस चीज से बहुत ज्यादा दुखी था और अब वो आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन वो उस लाइन के आगे बढ़े इसके पहले ही लू उसके सामने आकर अपनी तलवार आगे कर देती है और उसे वहीं रुकने को कहती है और बोलती है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो शायद हम में से कोई एक ही जिंदा बचकर लौट पाएगा। और इसके बाद अब वो अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। जाओ फेंग कुछ देर तो वहाँ रुकता है, लेकिन बाद में वो भी दूसरी डायरेक्शन में बढ़ जाता है। अब बाद में वहाँ पर जाओ भाई और जाओ हुई आते हैं। अभी जाओ भाई कह रही थी कि अच्छा होता अगर जाओ फेंग अपने कदम आगे बढ़ा देता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लड़की कभी उसे जान से मारने की हिम्मत कर पाएगी। साथ ही वो कहती है कि अब हम इस चीज में कुछ नहीं कर सकते, ये उन दोनों पर ही निर्भर करता है कि उनकी आगे की डेस्टिनी क्या होगी। वैसे अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि जाओ भाई, जाओ फेंग और जाओ हुई तीनों ही अपनी जर्नी पर आगे बढ़ चुके थे। अभी जाओ भाई एक दूसरे विलेज में जाओ फेंग को लेकर आई थी, इसलिए जाओ फेंग उससे पूछता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तो इस पर जाओ भाई बताती है कि यहाँ एक ग्रेट शैमन उस टेक्निक के बारे में जानते हैं जिस टेक्निक की हमको जरूरत है। वैसे अभी जाओ भाई कह रही थी कि ये जगह पहले से बहुत ज्यादा बदल चुकी है, 300 साल पहले ये जगह ऐसी नहीं थी। जाओ फेंग पूछता है कि 300 साल पहले ये जगह कैसी थी। तो इस पर जाओ भाई बताती है कि यहाँ 5 फैमिलीज रहती थी और इन लोगों को पसंद नहीं था कि बाहर का कोई भी आदमी यहाँ आए, इसी वजह से बहुत कम लोग ही यहाँ आ पाते थे। हालांकि अब तो यहाँ एक मार्केट बन चुका है, इसका मतलब यहाँ अच्छा खासा व्यापार होता होगा और लोग आते जाते रहते होंगे। वैसे जाओ फेंग पूछता है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। तो इस पर जाओ भाई उसे पॉइंट करते हुए एक टार बताती है और फिर जाओ फेंग आगे बढ़ जाता है। वैसे वहाँ कुछ गार्ड्स खड़े हुए थे जो कि उसे रोक लेते हैं। वो उससे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो जाओ फेंग कहता है कि हमें यहाँ एक ग्रेट शैमन से हेल्प चाहिए, इसलिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। अब ये कोई छोटी बात नहीं थी, इस वजह से वो गार्ड्स उन्हें नहीं जाने दे सकते थे और बिना परमिशन लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जाओ फेंग को लगता है कि शायद ये उसकी बात समझ नहीं पा रहे। अब इसी वजह से वो ऊपर पॉइंट करते हुए बताता है कि उन्हें उधर ऊपर जाना है, लेकिन इससे वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। साथ ही आसपास के लोग भी इन्हें घेर लेते हैं, क्योंकि जिस जगह की तरफ जाओ फेंग ने अपनी उंगली की थी वो एक होली प्लेस है और उस जगह को उंगली दिखाना उस जगह की डिसरिस्पेक्ट करने जैसा है। अभी जाओ फेंग और जाओ भाई दोनों ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके थे, लेकिन अब तभी वहाँ पर उस क्लैन के चीफ आ जाते हैं। वैसे इस क्लैन का नाम गोल्ड क्लैन है और चीफ का नाम मगू है। वैसे वो समझदार है, इसलिए वो समझ गए थे कि जाओ फेंग और जाओ भाई को उनके नियमों के बारे में कुछ नहीं पता है। हालांकि अब वो जाओ फेंग से पूछते हैं कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है। इस पर जाओ फेंग अपनी वजह बताता है और कहता है कि वो सेंट्रल प्लेस से आया है और उसे यहाँ के ग्रेट शैमन से मिलना है, क्योंकि वो उनसे किसी टेक्निक के बारे में जानकर अपनी दोस्त की जान बचाना चाहता है। अब चीफ मगू कहते हैं कि मैं अभी तो तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे पहले ग्रेट शैमन से इस बारे में पूछना होगा। अब जाओ फेंग उन्हें शुक्रिया कहता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। वैसे अभी जाओ फेंग और जाओ भाई यही नीचे बैठकर उनका इंतजार करने लगे थे, लेकिन उन्हें बहुत देर हो चुकी थी और जाओ फेंग परेशान था और सोच रहा था कि वो वापस लौट कर आएंगे भी या नहीं। पर अब तभी यहाँ खड़ा एक गार्ड जाओ फेंग को बुलाता है और उसे एक थैली देता है जिसमें वाइन थी। वो कहता है कि इसे पी लो, इससे तुम्हें इंतजार करने में आसानी होगी। अब जाओ फेंग को कुछ ज्यादा समझ नहीं आता, इसलिए वो उसे पी लेता है, लेकिन जाओ फेंग उसे संभाल नहीं पा रहा था, जिस वजह से वहाँ खड़े सभी लोग उस पर हंसने लगे थे। लेकिन तभी जाओ भाई आगे आती है और वो उस पूरी वाइन को पी लेती है। साथ ही इसके बाद वो यहाँ उस गार्ड को भी चैलेंज करने लगती है और अब उसे एक लड़की ने चैलेंज किया है, इसलिए उसे चैलेंज एक्सेप्ट करना ही होगा। इसलिए वो गार्ड भी वाइन पीना शुरू कर देता है, लेकिन जाओ भाई से वो बहुत ही जल्द हार जाता है। जिसके बाद और भी कई गार्ड्स कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी जाओ भाई को हरा नहीं पाते। हालांकि अब उन गार्ड्स का सीनियर वहाँ पर आता है जो कि इस चैलेंज में एक्सपर्ट है, इसलिए अब उसके और जाओ भाई के बीच भी वाइन पीने का बैटल शुरू हो चुका था। पर तभी सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हम वहाँ चीफ मगू को देखते हैं। वो इस वक्त ग्रेट शैमन के सामने थे। वो उनसे कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो लड़का किसी दूसरी लड़की की मदद करना चाहता है जिसमें उसे आपकी मदद चाहिए। अब ये सुनते ही ग्रेट शैमन तुरंत इस चीज के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ और मैं ऐसी किसी चीज में अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। हालांकि फिर वो बाद में उन्हें रोक कर पूछते हैं कि उस लड़की को हुआ क्या है, जिस पर चीफ मगू बताते हैं कि उसकी सोल का सिर्फ एक ही पीस बचा है। अब ये सुनकर पहले ग्रेट शैमन थोड़ा सोचते हैं और बाद में कहते हैं कि ठीक है, तो फिर उन्हें यहाँ लेकर आओ। अब चीफ मगू नीचे आ चुके थे, जहाँ पहुँचकर वो देखते हैं कि वहाँ उनके सभी गार्ड्स की हालत खराब है। वैसे यहाँ वो सीनियर गार्ड भी ज़ियाओ बाई से हार चुका था, लेकिन अब ज़ियाओ बाई भी कंट्रोल में नहीं थी।
वो यहाँ जाओ फेंग के पास आकर उससे पूछ रही थी कि क्या वो उसे लाइक करता है, जिस पर जाओ फेंग कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसलिए हम बाद में बात करेंगे। वैसे तभी चीफ मगू उससे कहते हैं कि ग्रेट शैमन तुमसे मिलना चाहते हैं, जो सुनकर जाओ फेंग खुश हो जाता है और तुरंत वहाँ से ग्रेट शैमन से मिलने पहुँच जाता है। अभी जब वो उस जगह एंटर करता है तो वहाँ पर जितनी भी फ्लेम टॉर्च थी वो अपने आप ही जलना शुरू हो जाती है। वैसे अब जाओ फेंग यहाँ ग्रेट शैमन के पास पहुँचता है। ग्रेट शैमन उसे मिलते ही चीफ मगू को वहाँ से बाहर भेज देते हैं और फिर जाओ फेंग से पूछते हैं कि बताओ कि तुम किसे बचाना चाहते हो। अब जाओ फेंग पूरी बात अच्छे से समझाता है और कहता है कि उसे ग्रेट शैमन की रेस्टोरेशन टेक्निक की मदद चाहिए। ये सुनकर ग्रेट शैमन हैरान थे। वो कहते हैं कि इस टेक्निक के बारे में हमारे क्लैन के लोग तक नहीं जानते। हमारे क्लैन में भी अभी ऐसी बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस टेक्निक के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। लेकिन तुम्हें ये चीज कैसे पता कि मैं इस टेक्निक के बारे में कुछ जानता हूँ। इस पर जाओ फेंग जियाओ भाई की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये अभी बेहोश है, पर जब ये होश में आएगी तब आप इससे पूछ लेना, क्योंकि इस बारे में इसने ही मुझे बताया है। अब ये सुनकर ग्रेट शैमन थोड़े हैरान होते हैं। वैसे उन्होंने आँख में ये चीज देख ली थी कि जाओ फेंग किसे बचाना चाहता है, इसलिए वो कहते हैं कि तुम जिसे बचाने आए हो क्या वो एक डेमन क्लैन की मेंबर है, जिस पर जाओ फेंग हाँ करता है और रिक्वेस्ट भी करता है। पर ग्रेट शैमन कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं डेमन और ह्यूमंस को अलग नहीं मानता, किसी को भी मेरी मदद की जरूरत होती है तो मैं भेदभाव नहीं रखता। वैसे अब यहाँ से वो जाओ फेंग और जियाओ भाई को आज के दिन आराम के लिए भेज देते हैं और कहते हैं कि अब हम कल मिलेंगे। वैसे तभी सीन चेंज होता है और वहाँ दूसरी तरफ हम ली, लू, शैंगवान और उस मॉन्ग को देखते हैं। वो लोग अभी कुछ डिसाइपल्स के साथ यहाँ बात कर रहे थे कि आखिर जिन बाकी कहाँ होंगी, और इन्हें भी शक है कि जिन अकेली फैंगजियान वैली के अंदर एंटर कर इस तरह से नहीं भाग सकती, उसकी मदद किसी न किसी ने की होगी। वैसे जिस वैली में अभी ली और जिन की लड़ाई हुई थी उसके बाद वही विलेज आता है जहाँ पर अभी जाओ फेंग और जियाओ भाई हैं, इसलिए इन्हें डाउट है कि उसी विलेज में वो सभी छुपे होंगे जिन्होंने जिन की मदद की थी। इसलिए अब ये भी उस विलेज की तरफ जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। हालांकि तभी सीन फिर से चेंज होता है और अब हम वापस यहाँ जाओ फेंग और जियाओ भाई के पास आते हैं। जियाओ भाई को होश आ चुका था और जाओ फेंग ने उसे सारी बात भी बता दी थी, जिस पर वो कहती है कि चिंता मत करो, हम सुबह होते ही वापस ग्रेट शैमन से मिलेंगे और मैं उन्हें सारी बात समझा दूंगी। अब तभी इन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और जैसे ही ये वहाँ बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बाहर एक तूफान आया हुआ है। हालांकि कुछ देर बाद वो तूफान शांत हो जाता है, जिसके बाद जियाओ भाई यहाँ जाओ फेंग को बताती है कि ये सिग्नल था, जरूर इस क्लैन पर हमला होने वाला है, इसलिए ये सिग्नल छोड़ा गया। वहाँ आसपास के सभी लोग अभी डर कर भाग रहे थे। अब उसी दौरान सीन चेंज होकर पास के जंगल पर आता है। ये जंगल उस क्लैन के बिल्कुल पास है जहाँ जाओ फेंग रुका हुआ है। यहाँ पर अभी उसी क्लैन का एक आदमी नजर रख रहा था, लेकिन तभी वो एक ट्रैप में फंस जाता है। ये ट्रैप बियर क्लैन के लोगों ने बनाया है। बियर क्लैन वही क्लैन है जिसे हमने अभी कुछ देर पहले शुरुआत में देखा था और यही क्लैन अभी इनके ऊपर हमला करने आया है। इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है। यहाँ का लीडर और बाकी सारे क्लैन मेंबर्स आगे बढ़कर लड़ेंगे और वहीं दूसरी तरफ वहाँ पीछे से ही अपने विचक्राफ्ट की मदद से हमला करेंगे और अपने ऑरा से कुछ मिस्टीरियस क्लाउड क्रिएट कर दिए थे, जिनसे कुछ एनर्जी बॉल्स यहाँ विलेज पर गिर रही थी। इस तरफ विलेज का चीफ मगू सभी लोगों को वहाँ से भागने को कहता है। उन्होंने कुछ गार्ड्स को अभी लेडीज और बच्चों को ले जाने को कहा था और बाकी गार्ड्स के साथ वो यहाँ बियर क्लैन के मेंबर से लड़ने लगे थे। हमें बताया जाता है कि बियर क्लैन के ये लोग किसी जेड बून को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। वैसे इस बीच बियर क्लैन के मेंबर्स बूढ़ों, बच्चों और लेडीज पर भी हमला कर रहे थे, लेकिन तभी जाओ फेंग बियर क्लैन के एक मेंबर को रोक लेता है और साथ ही फिर वो बाकियों से भी लड़ने लग जाता है। जाओ फेंग उनकी मदद कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी वो इविल पावर उसके ऊपर हावी होने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम बाहर शैंगवान और बाकी सभी को देखते हैं। वो भी अभी यहाँ गोल्ड क्लैन की तरफ आ रहे थे, लेकिन जब वो दूर से ये चीज देखते हैं कि यहाँ लड़ाई चल रही है तो वो हैरान हो जाते हैं। जिस भी शैंगवान कहता है कि शायद डेमन क्लैन यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब ली पूछता है कि मास्टर फिर हमें क्या करना चाहिए, जिस पर शैंगवान कहता है कि हम भी वहाँ जाएंगे। अब इस तरफ हम देखते हैं कि अभी गोल्ड क्लैन का चीफ मगू उस बियर क्लैन के मेंबर्स को हरा रहा था, जिस दौरान उसका सामना यहाँ बियर क्लैन के लीडर से होता है और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ वहाँ अताही अपनी उस खास पार से पूरे विलेज पर हमला कर रहा था, जो देखते हुए अब ग्रेट शैमन को भी बाहर आना पड़ता है। वो एक बैरियर से वहाँ अताही के सभी अटैक को रोक देते हैं, लेकिन अताही का यही प्लान था। वो ग्रेट शैमन को किसी तरह बाहर लाना चाहता था, क्योंकि अब वो ग्रेट शैमन से लड़ पाएगा। वो यहाँ उनकी तरफ भी हमला करता है, लेकिन ग्रेट शैमन खुद को बचा लेते हैं।
पर वो ये चीज समझ चुके थे कि अताही किसी इविल पावर का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि अताही कहता है कि तुमसे जेड बोन लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने 200 साल पहले हमसे ये जेड बोन ले लिया था, पर अब हम इसे वापस लेकर रहेंगे। और इसके बाद अब यहाँ पर इनकी भी लड़ाई होना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ वहाँ जाओ फेंग की बॉडी पर अभी वो इविल पावर हावी हो रही थी। अब लड़ाई के बीच में ऐसा होना सही नहीं था और जाओ फेंग भी उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और अब उसी दौरान वहाँ बियर क्लैन का एक मेंबर एक दूसरी छोटी बच्ची के ऊपर हमला करने लगता है, जो देख जाओ फेंग उसके सामने आ जाता है। पर अब उस छोटी बच्ची का भाई भी वहाँ आ गया था और अब वो भी आगे बढ़कर उस बियर क्लैन के मेंबर पर हमला कर रहा था, लेकिन वो बियर क्लैन का मेंबर उस छोटे बच्चे को मार देता है। जाओ फेंग को इस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अभी वो खुद को नहीं संभाल पा रहा था। ऐसे में वो लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वैसे अभी अपने दिमाग में वो उसी मास्टर को देख पा रहा था जिसने बचपन में उसे वो पास दी थी, जिसके बाद से उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। यहाँ वो एक लड़की की तलवार को उठा लेता है और उस दिन को याद करता है जब उसकी फाइट जिंगयू से हुई थी। तब वो बहुत छोटा था। हालांकि लड़ते वक्त फिर से उसे वही मास्टर दिखाई देता है और अचानक उसके सामने कई सारी लाशें आने लगती हैं, जो कि उसके गांव वालों की थी। यहाँ वो मॉक मास्टर कह रहा था कि अगर इतने लोग मरेंगे नहीं तो तुम क्विंकी सेट को ज्वाइन कैसे करोगे। साथ ही वो यहाँ फिर से जाओ फेंग की तरफ वो रेड पिल करते हुए कहता है कि तुम इसे खा लो, लेकिन जाओ फेंग उसकी बात नहीं मानता। अभी वो अपने दिमाग में उस मास्टर से तो लड़ ही रहा था, पर साथ ही वो बाहर उन गार्ड से भी लड़ रहा था। लेकिन तभी एक गार्ड पीछे से उस पर हमला कर देता है और बाकी गार्ड्स उसे घेर लेते हैं। लेकिन अब छोटे लगने की वजह से जाओ फेंग का अपना इविल पावर पर जितना भी कंट्रोल था वो उसे भी खो देता है और बस इसके बाद वो बार रिलीज होने लगती है, जिसकी वजह से वो सभी गार्ड्स वहाँ से दूर फेंक गए थे। अभी जाओ फेंग सिर्फ अपने माइंड में उस मास्टर से लड़ रहा था। बाहर जो लड़ रहा है वो शायद जाओ फेंग नहीं है, क्योंकि अब उसकी इविल पावर एक्टिवेट हो चुकी है। इसलिए बाहर जहाँ वो फाइट कर रहा है उस बारे में ना वो कुछ सोच सकता है और ना उस लड़ाई को देख सकता है। हालांकि इस तरफ दिमाग के अंदर उस मास्टर से लड़ते हुए वो उसे किसी तरह से हरा देता है और अपनी उस डेमन स्टिक को उस मास्टर की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। लेकिन अब जैसे ही वो आंखें खोलता है तो यहाँ वो अपने सामने बियर क्लैन के मेंबर की लाश को देखता है। साथ ही वहाँ सामने लू भी खड़ी हुई थी। वो कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया। वैसे अब तभी वहाँ हम अताही को देखते हैं। वो इस वक्त अपनी बार को बढ़ाकर ग्रेट शमन के इस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था और कुछ देर में वो इसमें कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो फिर से यहाँ ग्रेट शमन के ऊपर हमला करता है। लेकिन ग्रेट शमन अपनी जेड बोन से उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो उसे समझाते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो और आखिर में इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अताही नहीं मानता और बाद में वो उन पर हमला कर उन्हें नीचे गिरा देता है और उनसे वो जेड बोन लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब इस तरफ अभी बियर क्लैन का लीडर अताही को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अताही उसे कहीं नहीं दिखता, जिससे वो समझ जाता है कि अताही ने उसे धोखा दिया है। वो सिर्फ जेड बोन के लिए इनका साथ चाहता था, जिससे कि ये मिलकर हमला करे और इससे उसे टाइम मिले जेड बोन लेकर यहाँ से भागने का। वो अपने गार्ड्स को अताही को ढूंढने के लिए भेजता है, लेकिन अताही तो अब दूसरी तरफ वहाँ जंगल में पहुँच चुका था। अभी वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे जेड बोन मिल चुकी है। लेकिन तभी उसके सामने हीमू आता है। इसे हमने कुछ एपिसोड्स पहले देखा था और ये विच क्लैन का मेंबर है। ये कहता है कि तुमने कमाल कर दिया, वादे के मुताबिक तुम जेड बोन लेकर आ चुके हो। अब ये जेड बोन मास्टर गॉड को समर्पित कर दो। हीमू असल में मास्टर गॉड नहीं है, लेकिन वो उसके लिए काम करता है, पर अताही इस चीज के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि अब मेरे पास जेड बोन है, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन हीमू जानता था कि ऐसा कुछ जरूर होगा, इसलिए वो पहले से इसके लिए तैयार था। वो अपने पास से एक स्पिरिट बॉल निकालता है और उसे ब्लास्ट कर देता है। इसमें अताही की सारी पावर और एनर्जी थी, जिस वजह से अब वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। हीमू बहुत आसानी से उससे वो जेड बोन ले लेता है और बाद में अताही को खत्म कर देता है। इसके बाद अब वो वहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ कोई आ जाता है, जिसे हीमू कहता है कि हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। तभी वहाँ हम देखते हैं कि ये मास्टर शैनगुएन था। अब हीमू बोलता है कि हम पिछली बार 80 साल पहले मिले थे, ये बहुत लंबा गैप है। हालांकि यहाँ शैनगुएन हीमू के हाथ में जेड बोन को देखते हुए कहता है कि क्या मास्टर गॉड सामने आने वाले हैं, जिस पर हीमू बोलता है कि हाँ, वो इंतजार करते हुए अब थक चुके हैं और शायद अब उनके सामने आने का वक्त आ गया है। ये सुनते हुए शैनगुएन उस पर हमला करता है, लेकिन हीमू उसके हमले को रोकते हुए वहाँ से चला जाता है। हालांकि वो ये कहते हुए जाता है कि मेरे पास इविल ड्रैगन है और साथ ही अब तो ये आर्टिफैक्ट भी हमारे पास है।
तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। वैसे हम पहले भी दोस्त थे, इसलिए मेरे हिसाब से हमें दोस्त ही रहना चाहिए। वैसे अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वापस यहाँ जाओ फेंग के पास आते हैं। हम देखते हैं कि अभी भी वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या किया है, पर वहाँ सामने लू की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो देख पा रही थी कि जाओ फेंग खुद को नहीं संभाल पा रहा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ली और बाकी सभी भी आ जाते हैं। उन सभी को लग रहा था कि हमला जाओ फेंग और उसके साथियों ने किया है और अभी जाओ फेंग को यहाँ बियर क्लैन के मेंबर से लड़ता हुआ देख उनका ये शक सही हो चुका था। इस वजह से यहाँ वो बिना आपस में बात के हमला करना शुरू कर देते हैं। पहला हमला यहाँ ली ने शुरू किया था, लेकिन जाओ फेंग किसी तरह से उसके हमले को रोक लेता है और उससे लड़ने लग जाता है। जाओ फेंग ली से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसने बहुत ही जल्द ली को हरा दिया था और अब वो उस पर फिर से हमला करने वाला था। लेकिन इतने में ही वहाँ मॉन्क जाओ फेंग को रोक देता है। वो जाओ फेंग से कहता है कि तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा, लेकिन ये सब सुनकर जाओ फेंग जोर जोर से हंसने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो जाओ फेंग नहीं है या फिर वो उन्हें ऐसा फील कराना चाहता हो जैसे अब वो बुरा बन गया है। हालांकि अब तभी वहाँ पीछे से लू आती है और जाओ फेंग से कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, लेकिन जाओ फेंग उसकी बातों का जवाब नहीं देता। जिसके बाद लू कहने लगती है कि अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, और इसके बाद वो उस मॉन्क को वहीं रोककर खुद जाओ फेंग से लड़ने लग जाती है। अभी उन दोनों के बीच फाइट हो रही थी और ये फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि दोनों ही सीरियसली फाइट कर रहे हैं और दोनों ताकतवर हैं। लू ने अपना आइस फॉर्मेशन भी क्रिएट कर लिया था, लेकिन जाओ फेंग उसके हमले से बचते हुए खुद उस पर अटैक करने जा रहा था। इस दौरान वो ये चीज भी नोटिस कर लेता है कि लू पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो यहाँ पर हार नहीं मान सकता क्योंकि हार का मतलब माउंट है। अब तभी अचानक उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उससे कह रही थी कि क्या तुम यहाँ मरना चाहते हो। इससे जाओ फेंग को बहुत गुस्सा आता है और उसकी बॉडी से वही डेमोनिक एनर्जी बाहर रिलीज होने लगती है और इसके बाद जाओ फेंग फिर से लू पर हमला करना शुरू कर देता है। इस दौरान वो लू से कहता है कि तुम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना, जिससे आज पता चल ही जाए कि हम दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। इसके बाद यहाँ जाओ फेंग अपने पाम अटैक से हमला करता है, जिसे लू डॉज नहीं कर पाती और उसे अटैक लग जाता है, जिससे वो थोड़ी इंजर्ड हो गई थी, लेकिन वो हारी नहीं थी। वो फिर से कुछ हमला करती है, लेकिन जाओ फेंग उसके इन हमलों को भी रोक लेता है। लेकिन इसी दौरान उसने वो अपना बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था। इससे वो अपनी सारी एनर्जी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हुए जाओ फेंग के ऊपर गिराने वाली थी, पर यहाँ जाओ फेंग भी उसे रोकने के लिए तैयार था। लेकिन इतने में ही ली वहाँ पीछे से आकर जाओ फेंग पर हमला कर देता है और जाओ फेंग इंजर्ड हो जाता है। इससे उसका ध्यान हट गया था, जिस वजह से वो एनर्जी सीधा आकर उसके ऊपर गिरती है। लेकिन जाओ फेंग सही वक्त पर ऊपर एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। हालांकि ली के हमले की वजह से उसे बहुत ज्यादा चोट आई थी, इसलिए वो पूरी तरह से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी वो किसी तरह से लू के फॉर्मेशन से निकली एनर्जी पर अपनी डेमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और सीधा आकर लू की तरफ हमला करता है। यहाँ लू ने अपनी सारी एनर्जी यूज कर ली थी, इसलिए अब वो ना ही जाओ फेंग के हमले को रोक सकती थी और ना ही वो वहाँ से हटकर उसके हमले से बच सकती थी। और ऐसा लग रहा था जैसे वो ऐसा करना भी नहीं चाहती हो, क्योंकि अब वो बार बार उससे लड़कर थक चुकी थी, जिसे शायद वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। हालांकि अब यहाँ पर सभी एक्सपेक्टेड चीजें ही होती हैं, क्योंकि जाओ फेंग लू पर हमला नहीं करता। वो बस उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, पर अब मैं वापस नहीं लौट सकता। और इतना कहते हुए वो वहाँ हवा में से नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसने भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है। वैसे अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए ली और बाकी सभी मिलकर जाओ फेंग पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतनी देर से ज़्याओ बाई इस पूरी लड़ाई को शांति से देख रही थी। वो तब बीच में इसलिए नहीं आई क्योंकि तब ये लड़ाई जाओ फेंग और लू के बीच में थी और वो जानती है कि ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन अब जब उनकी लड़ाई रुक चुकी है तो अब उसे आगे आना ही होगा। तो वो तुरंत ही अपनी एनर्जी रिलीज करती है और इससे यहाँ जितने भी लोगों ने जाओ फेंग की तरफ हमला किया था उन सभी के अटैक्स नाकाम हो जाते हैं। हालांकि अब वो सब मिलकर ज़्याओ बाई की तरफ हमला करने लगे थे, लेकिन ज़्याओ बाई उनके हमले को बहुत ही आसानी से रोक जा रही थी। अब कुछ देर तो वो लोग बहुत ही हैरानी से लड़ते हैं, क्योंकि वो ज़्याओ बाई के बारे में कुछ नहीं जानते थे। पर कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि ज़्याओ बाई असल में 9 टेल फॉक्स है, जो जानने के बाद वो बहुत हैरान हो जाते हैं। हालांकि अभी सबको ये रहस्य नहीं पता। वैसे अभी हमलों के दौरान ज़्याओ बाई ज़ाओ फेंग को थोड़ा दूर हटा देती है, जिससे कि उसे कोई चोट न लगे। पर इसी चीज का फायदा उठाते हुए ली वहाँ अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए ज़ाओ फेंग की तरफ बढ़ने लगता है हमला करने के लिए।
लेकिन ज़ियाओ बाई उसके हमले को रोक लेती है और कहती है कि तुम सच में कायर हो। तुम्हें देखकर मैं समझ चुकी हूँ कि इतने सालों में फैंगजियान वैली ने बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं की है, तभी तुम इसी तरह से एक घायल पर हमला कर रहे हो। वैसे अब ज़ियाओ बाई ज़ियाओ फेंग को लेकर वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन फैंगजियान वैली के बाकी गार्ड उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। पर ज़ियाओ बाई अपने इल्यूशन मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिसमें फंसकर वो गार्ड्स एक दूसरे पर हमला करने लगे थे। हालांकि अब ज़ियाओ बाई और ज़ियाओ फेंग वहाँ से निकले, इसके पहले यहाँ लू आगे आकर ज़ियाओ बाई पर हमला करती है। वैसे तो उसकी पूरी बार लगभग खत्म हो चुकी है, पर वो अपनी बची हुई कुछ ही बार से हमला कर रही थी, लेकिन बाकी लोग भी अभी उसकी मदद करते हैं। पर ज़ियाओ बाई बहुत ही आसानी से उसके हमलों से बच जाती है। वो जानती थी कि यहाँ लड़ना सिर्फ टाइम पास है, इस वजह से वो ज़ियाओ फेंग को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। अब इधर हम देखते हैं कि ली इस वक्त खुद को हील करने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान लू उसके पास आकर उससे पूछती है कि क्या उसने ज़ियाओ फेंग पर हमला करते वक्त जेड मेटल का इस्तेमाल किया था, जिस पर ली हाँ करता है। लेकिन वो अभी थोड़ा डर रहा था, क्योंकि शायद वो जानता है कि लू ज़ियाओ फेंग को पसंद करती है, पर लू इस पर कुछ नहीं कहती और वहाँ से जाने लगती है। अब ली पूछता है कि क्या हुआ सीनियर, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? जिस पर लू कहती है कि कुछ नहीं, बस तुम्हारी टेक्निक अच्छी थी इसलिए मैंने पूछा। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वो अभी यहाँ बाहर आकर विलेज को देख रही थी। वो कहती है कि काश मैं पहले आ पाती, अगर मैं पहले आ जाती तो ये विलेज अभी ठीक होता। वैसे अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ज़ियाओ बाई ज़ियाओ फेंग को लेकर जंगल की तरफ आ गई थी। वहाँ पर वो ज़ियाओ फेंग को नीचे लेटा देती है और कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है। होश में आते ही ज़ियाओ फेंग ग्रेट शैमन के बारे में पूछता है कि वो ठीक तो है, जिस पर ज़ियाओ बाई कहती है कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब थी। मैं नहीं कह सकती कि वो जिंदा है भी कि नहीं। इस चीज से ज़ियाओ फेंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और ज़ियाओ बाई कहती है कि चिंता मत करो, हम बाद में जाकर इस चीज का पता लगाएंगे, अभी वहाँ सब कुछ ठीक हो जाने दो। वैसे इस दौरान ज़ियाओ बाई ज़ियाओ फेंग से पूछती है कि जिस लड़की से अभी तुमने फाइट की, उसे और उस दूसरी लड़की जिसे तुम बचाना चाहते हो, अगर एक साइड कर दिया जाए तो तुम दोनों में से किसे चाहोगे? इस चीज का फैसला ज़ियाओ फेंग नहीं कर सकता था, इसलिए वो कहता है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। भाइयों ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान गंवाई है, इसलिए अगर उसे बचाने में मेरी जान चली जाती है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, पर मैं किसी और को इसके लिए सैक्रिफाइस करने का नहीं सोच सकता। वैसे इस तरफ अभी विलेज में शैनगुएन पहुँचता है। बाकी सभी लोग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि वो पूरी लड़ाई में गायब रहा था। वो तब उस जंगल में था जहाँ पर वो हिमू से मिला था, लेकिन वो इस बारे में इन्हें कुछ नहीं बताना चाहता था। ये सब उससे पूछते हैं कि वो कहाँ पर था, जिस पर वो कहता है कि वो किसी गड़बड़ में फंस गया था और वो इस बारे में बाद में उन्हें बताएगा। अब इसी दौरान वो नाइन टेल फॉक्स की बात शैनगुएन से करने वाला था, लेकिन शैनगुएन बात को टाल देता है और कहता है कि अब हम वैली पहुंचकर बात करेंगे। वैसे अब अगले ही दिन हम देखते हैं कि यहाँ चीफ मगो अपने लोगों को विलेज फिर से ठीक करता हुआ देख रहे थे। इस वक्त वो ग्रेट शैमन की कही हुई बात को भी याद कर रहे थे। उन्हें पता है कि अब उनके पास से जेड बोन जा चुकी है और जो उसे लेके गया है वो उसका क्या करेगा। वो जानते हैं कि मास्टर गॉड अब फिर से जिंदा होने वाले हैं, जो इंसानों के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन ग्रेट शैमन अब कुछ नहीं कर सकते। ग्रेट शैमन का पूरा भरोसा ज़ियाओ फेंग पर टिका हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ज़ियाओ फेंग ही कुछ कर पाएगा। इसलिए बाद में वो चीफ मगो से ज़ियाओ फेंग को बुलाने को कहते हैं और बोलते हैं कि मैं उसकी मदद करूंगा। अब ज़ियाओ फेंग को ये बात पता चलती है तो वो बहुत खुश हो जाता है और यहाँ ग्रेट शैमन से आकर मिलता है। ग्रेट शैमन कहते हैं कि मैं इस चीज को कंफर्मेशन से तो नहीं बता सकता कि इससे तुम्हारी दोस्त ठीक हो जाएगी या नहीं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा और इसके बदले में तुम्हारी मदद चाहता हूँ। अब ज़ियाओ फेंग सुनते ही कहता है कि क्या आपको वो जेड बोन वापस चाहिए, जिस पर ग्रेट शैमन कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब हमें वो मिल पाएगी, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं बस आने वाले खतरे को लेकर चिंता में हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा समय तक जिंदा रह पाऊंगा, और अगर मेरे बाद यहाँ पर वो खतरा आता है तो तुम्हें इस विलेज और इस अर्थ को बचाना होगा। जिस पर ज़ियाओ फेंग कहता है कि मैं नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, पर मुझसे जो हो पाएगा वो मैं करूँगा। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वापस वहाँ जंगल में आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जिन इस वक्त हीमू का पीछा कर रही थी। तभी अचानक हमें एक स्केलेटन को दिखाया जाता है और वहाँ अचानक से एक एनर्जी फैलना शुरू हो जाती है। इससे मून का कलर भी लाल हो चुका था और दूसरी तरफ वहाँ फैंगजियान वैली में सभी बर्ड्स हवा में से नीचे गिरने लगे थे। वो लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। वैसे अब तभी हम शैनगुएन को देखते हैं, जो कि अभी वहीं फैंगजियान वैली के एक टेम्पल में था। वहाँ बहुत सारी कैंडल्स थी, लेकिन अचानक ही वो सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं।
शैन गोएन समझ जाता है कि अब मास्टर गॉड आने वाला है और इसके बाद हमें मास्टर गॉड को दिखाया जाता है। वैसे इस खतरे के बारे में डेमन किंग और बाकी सभी को भी पता चलना शुरू हो गया था। तभी आखिर में हमें भाई यू को दिखाया जाता है और बस उसे दिखाते ही ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है।